हेलो एवरीवन, इट्स दर्शिका द्विवेदी हेयर फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर। मैं आज आप लोगों के सामने यूनिट 3 ऑफ ऑडिट जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही थी उसका पार्ट लेके आई हूं। ये MGKVP सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अपकमिंग एग्जाम्स दिसंबर लास्ट वीक एंड जनवरी में हैं। आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। और अगर हमारा रेगुलर कोर्स सब्सक्राइब करना है तो आप मात्र 2500 में हमारा ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने बीकॉम की स्टडीज को आप हमारे साथ एंजॉय करते करते पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का ये रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे। तो वैल्यूएशन है क्या, पहले वैल्यूएशन का मतलब समझते हैं, उसके बाद आते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये एक तरीके से हम कहेंगे कि किसी भी एसेट हो या लायबिलिटी हो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये हमारा वैल्यूएशन होता है कि करेक्ट प्रिस्क्राइब जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग उस एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर हम ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है रिगार्डिंग वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इज इट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर? नहीं, ऑडिटर की ड्यूटी ये हरगिज नहीं है कि वैल्यूएशन वो करे। वैल्यूएशन वैल्यूअर करता है, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक वैल्यूअर असाइन करे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की प्रॉपर वैल्यूएशन होनी चाहिए। बट ऑडिटर की उससे ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि जो वैल्यूएशन वैल्यूअर ने किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यहां पे एसेट्स की, लायबिलिटीज की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, उसी को हम वैल्यूएशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज टू वेरीफाई द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उनको हमें वेरीफाई करना है, एफर्ट्स डालनी है कि जो वैल्यू हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की मेंशन कर रखी है इन द बैलेंस शीट, है ना, वो एग्जैक्टली है या नहीं है। ठीक है, जो हमने कहीं ऐसा वेग फिगर्स तो नहीं मेंशन कर रखे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी हुई, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि ये चेक करना कि जो हमने वैल्यू मेंशन कर रखी है बैलेंस शीट में वो सही है या नहीं सही है। इसीलिए अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि आपकी वैल्यू निकाली जाती है किस चीज की, सारी एसेट्स की एंड लायबिलिटीज की ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट व्हेन इट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, तब तक की एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे डिपिक्टेड होनी चाहिए, दिखनी चाहिए हमारे सामने। ठीक है, अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है किस चीज का, जो एसेट्स हैं एंड लायबिलिटीज है, किसके बेसिस पे, उनकी यूजेस के बेस पे, उनकी यूटिलिटी के बेस पे, उनके प्रिंसिपल्स के बेस पे या वैल्यूएशन के मेथड के बेस पे हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू असर्टेन करते हैं। जो करता वैल्यूअर है, पर चेक करने का काम किसका है, ऑडिटर का। अगर वो वैल्यूज हम कहें सारी टेक्निक्स क्या ऑडिटर को आती होंगी वैल्यूएशन की, जरूरी नहीं है कि वैल्यूएशन की सारी टेक्निक्स ऑडिटर को आती होंगी, बट वो अपने हम कहें विवेक से, अपनी बुद्धि से, नॉलेज से, इंटेलिजेंस से वो क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू असर्टेन की गई है जो उसको असेस करता है कि ये सही है या नहीं सही है। ठीक है, आते हैं फिर एलिमेंट्स पे। अब एलिमेंट्स क्या है, तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट डज नॉट मीन टू रीच टू देयर रियलाइजेबल वैल्यू। वैल्यूएशन का ये कतई मतलब नहीं है कि आप एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू निकाल लो, कि यानी अभी हम मार्केट में बेचेंगे। रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब है, अभी आप मार्केट में बेचेंगे तो उससे रियलाइज क्या होगा, यानी मिलेगा क्या आपको अगर उस एसेट को आप निकालते हैं तो। इसका ये कतई मतलब नहीं होता है। वैल्यूएशन का ये मतलब है कि उसकी एक्चुअली उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी करंट वैल्यू क्या निकल रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
तो वैल्यूएशन डिटरमाइंस द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स इन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं उसके हिसाब से हमारी एक्चुअल वैल्यू है क्या। एसेट्स जो भी हैं उनको हम जो वैल्यू करते हैं तो आखिर करते क्यों हैं? हम वैल्यू कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की वजह से, कोई ऑब्जेक्टिव पूरा करने की वजह से। यानी कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल एसेट्स का जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, हो सकता है हम अपनी नेटवर्थ क्या है वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए कर रहे हैं, हमारी गुडविल असर्टेन करने के लिए कर रहे हैं, या हम फ्यूचर में अमालगमेट होना चाहते हैं तो इसलिए हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो सारे वैल्यूएशन का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि हम ये वैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं। ठीक है, या तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हमने एक्चुअल वैल्यूएशन दिखाया और अपनी बैलेंस शीट डिपिक्ट कर दी। ठीक है, टैक्सेशन पर्पस के लिए भी हम वैल्यूएशन करते हैं। तो हम पर्पस क्या है मेरा, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की वजह से हमें किन नॉर्म्स को फॉलो करना है ना, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन करते हैं। फिर और किस लिए कर रहे हैं हम, एक रीजन और भी है हमारे वैल्यूएशन का, यानी हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है ना, जो बैलेंस शीट में वैल्यू ऑफ एसेट्स दिख रही है उसके हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि हमारी कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है इन एसेट्स में। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कैपिटल हमारी हमने रेज कर रखी है डिफरेंट शेयर होल्डर से या डिफरेंट सोर्सेस से, तो वो कैपिटल हमने एम्प्लॉय कहाँ कर रखी है, एक्चुअली वो कैपिटल हमने लगा कैसे रखी है। ठीक है, उसी से हम ये असेस करके बताते हैं कि फ्यूचर में क्या ये कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसी हिसाब से इन्वेस्टर्स अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि हमने जो कैपिटल रेज कर रखी है वो हमने आखिर लगा कैसे रखी है, उसका हम कहें यूजेस कैसे कर रखे हैं। ठीक है, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वैल्यूएशन के, तो पहला है चेक करना कि एग्जिस्टेंस है कि नहीं, डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एक्चुअली वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं या वेग फिगर्स हमने दिखा रखे हैं, मन गढ़ंत स्टोरी दिखा रखी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअली एग्जिस्ट करने चाहिए। तो पहला चीज ये है कि वैल्यूएशन करते हैं तो हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। अब जैसे ही हमने एग्जिस्टेंस चेक कर लिया तो फिर हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड द मार्केट वैल्यू। कॉस्ट क्या दिख रही है और मार्केट में वैल्यू क्या दिख रही है ऑफ दैट एसेट। फिर आते हैं जब हमने ये डिफरेंस निकाली कि कॉस्ट क्या दिख रही है और मार्केट वैल्यू क्या दिख रही है, फिर हम आते हैं कि हमारी जो बिजनेस की पोजीशन वो एसेट्स या लायबिलिटीज दिखा रही हैं वो एग्जैक्ट है या नहीं है, सही है या नहीं है। फिर आते हैं टू नो हाउ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज हैज बीन इन्वेस्टेड, यानी हमने जो कैपिटल रेज कर रखी है उसको अप्लाई कैसे कर रखा है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे कर रखी है डिफरेंट एसेट्स में। ठीक है, बाइफिकेशन कैसे कर रखा है, किस तरीके से हमने उस चीज को, हमने जो सोर्सेस जहां से फंड रेज किए उसको अप्लाई कैसे किया है। ठीक है, फिर आते हैं गुडविल। अब एसेट्स अगर आपकी प्रॉपर वैल्यू दिखा रही हैं तो उसी से हम असर्टेन करते हैं कि आपके बिजनेस की एक्चुअली गुडविल क्या चल रही है। गुडविल का एक वैल्यूएशन आप आराम से कर सकते हैं। फिर आते हैं अगर हमें वैल्यूएशन, अगर हम कहें वैल्यू हमने कर रखा है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन आपने कर रखा है तभी उसका नेक्स्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन। अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो वैल्यूएशन जरूरी है। वैल्यूएशन क्या है, यानी आपने उस एसेट्स उस लायबिलिटी की वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, कि वो है कितने की। वेरिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी हमने निकाला जो था वो सही है या नहीं सही है। तो वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी 110% ऑडिटर की ही है, पर वैल्यूएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर को बस चेक करना होता है कि वैल्यूएशन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। फिर लास्ट, to satisfy the auditor that the assets shown in the balance sheet gives the true and the fair view of the financial position। ठीक है, यानी हम ये सारा काम एक्चुअली कर क्यों रहे हैं या ऑडिटर कर क्यों रहा है, ये जानने के लिए कि जो बैलेंस शीट दिख रही है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है, कहीं उसमें मैनिपुलेशंस है ना, हम कहें कि है ना मिसलीडिंग तो नहीं है। तो ऐसा
अगर है तो वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वैल्यूएशन को चेक करते हैं, उसके बाद हम वेरिफिकेशन पे आते हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या है वैल्यूएशन के? अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है फिजिकल इंस्पेक्शन, यानी कि आप बीइंग एन ऑडिटर फिजिकल इंस्पेक्शन करोगे। अब फिजिकल इंस्पेक्शन होता क्या है, यानी अपनी आंखों से उन एसेट्स को देखना कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो क्या ऑडिटर अब हर जगह, फॉर एग्जांपल अगर एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मैं अपने ही सेंटर की बात कर रही हूं, तो अगर कोचिंग सेंटर है तो हम क्या, अगर ऑडिटर हमारे यहाँ आएगा तो वो चेयर टेबल बेंचेस कितने हैं उनका हर एक का वैल्यूएशन चेक करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा? ठीक है, नहीं। मेजर एसेट्स का हम वेरिफिकेशन करते हैं, छोटी मोटी एसेट्स अगर हैं हमारी तो उसका हम टेस्ट चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, सारा काउंट करने की जरूरत नहीं है, मेजर एसेट्स हैं उनका सारा काउंट करने की जरूरत है, और काउंट करने के साथ साथ ये चेक करने की जरूरत है कि एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एसेट्स की वैल्यू दिखा रखी है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो लैपटॉप है ना, हमने दिखा रखा है 1 लाख रुपए का, तो एग्जैक्टली अगर एक ऑडिटर आता है तो वो ये असेस करने की कोशिश करता है कि ये जो लैपटॉप की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख रुपए दिख रही है वो एक्चुअली है या नहीं है। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू। प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू क्या कहता है कि जो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो नॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें चेक करना होता है। हमें ये भी चेक करना होता है इसमें कि जो नॉर्म्स दिए गए थे या जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन दिए गए थे उनको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। और फॉलो अगर करा भी जा रहा है तो ऐसा तो नहीं कि कुछ साल हमने एक तरीका फॉलो किया है ना, 2-3 इयर्स हमने एक तरीका फॉलो किया और फिर हमने वैल्यूएशन का मेथड फिर से चेंज कर दिया। अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस ऐसे हो रहे हैं तो ये गलत चीज डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, पहले तो अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसका जो इंपैक्ट प्रॉफिट पे आ रहा है उन्हें दिखाया कि नहीं दिखाया, और अगर नहीं दिखाया तो क्यों नहीं दिखाया, फिर फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं यानी कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है यही फाइंड आउट करना ऑडिटर का काम होता है। तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू देखते हैं। फिर आते हैं रिकम्प्यूटेशन, यानी एसेट्स को हमने रिकम्प्यूट किया है कि नहीं। रिकम्प्यूट करना यानी बार बार कंप्यूटेशन करना। तो बार बार कंप्यूटेशन इन द सेंस आपकी फिक्स एसेट्स है जो डिप्रिशिएट करती है, तो उसे हमने हर साल रिकम्प्यूट किया है कि नहीं किया है, यानी उसमें से डिप्रिसिएशन हर साल माइनस किया है या नहीं किया है। ठीक है, हम कह लीजिए कि आपके बैड डेट्स हैं या डेटर्स हैं, तो कितने रिसीव हो जाएगा आपका, कितना बैड डेट्स हो जाएगा, उसका भी आपको रिकम्प्यूटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहें कि लास्ट ईयर भी जो बैड डेट्स है वो इस बार भी हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यानी जिन एसेट्स में हमें रिकम्प्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है उन पे रिकम्प्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या सदियों से बस उसी अमाउंट पर दिख ही रहे हैं सालों साल तक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं कंपैरिजन। हमें कंपैरिजन करने में हेल्प मिलती है। कंपैरिजन एज इन फॉर एग्जाम्पल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एसेट लास्ट ईयर दिख रही थी वो इस बार किस अमाउंट पे दिख रही है, यानी डेप्रिसिएशन लगा कि नहीं लगा। अगर हम कहें लैंड है तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं एप्रिशिएट होती है, यानी बढ़ती है। ठीक है, तो हमने किस वैल्यू पे उसे लगा रखा है। हमने अगर पिछले साल हमारे हम कहें एसेट्स में अगर हम कह लीजिए 10 कारें थी, एसेट्स में 10 कार्स हमें दिख रही थी, इस बार 9 दिख रही है, तो वो एक कार का क्या हुआ। ठीक है, या हमें 11 दिख रही है तो एक एडिशन हुआ, तो वो प्रॉपर है कि नहीं है, किस वक्त एडिशन हुआ, कुछ हमने सेल तो नहीं किया, कुछ सेल की जगह परचेज तो नहीं किया। तो यानी हम ये सारी चीजें कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि पिछले साल से इस साल में क्या डिफरेंसेस आए हैं। हो सकता है लास्ट ईयर भी 10 दिख रही थी एसेट, इस बार भी 10 दिख रही है, बट हमने लास्ट ईयर में 5 बेची और 5 नई खरीद ली, तो डिफरेंस है। ठीक है, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और पिछले बार जो आपने सेल किया है तो उसका कुछ आपको स्क्रैप मिला होगा, कुछ तो वैल्यू मिली होगी, रीसेल वैल्यू मिली होगी, उसका एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं, उसका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं। इस साल आपने परचेज की तो कब परचेज करी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया नहीं या नहीं लगाया, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं, अथॉरिटी किसके पास है,
ये सारी चीज क्या है, चेक करने की है। तो ये हम देखते हैं। फिर आते हैं कंफर्मेशन। हम कंफर्म करते हैं, किससे कंफर्म करेंगे? कंफर्मेशन फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे डेटर्स हैं, ठीक है, डेटर्स हैं, तो हम जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स को दिखा रहे हैं, वो अगर हम उसी पार्टी से कंफर्म कर लें, ठीक है, मिस्टर राम अगर हमारे यहाँ डेटर दिख रहे हैं तो हम मिस्टर राम से ही कंफर्म कर लेते हैं कि आपका इनके यहाँ पे कितना लेन देन चल रहा है, ठीक है। एक अगर हम कंफर्मेशन ले लेते हैं, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जिसको कहते हैं, तो हम अश्योर हो जाएंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू उस डेटर की दिख रही है, मिस्टर राम की दिख रही है, वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें जिन जिन एसेट्स का हम कंफर्मेशन ले सकते हैं किसी आउटसाइड पार्टी से, तो उसका कंफर्मेशन हम ले लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी एसेट्स हैं उसके साथ कुछ अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए होंगे आप, कुछ एसेट्स परचेज करी है तो उसके पेपर्स होंगे, ठीक है, कुछ पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जिन भी एसेट्स से रिलेटेड उनके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, हम उन्हें गो थ्रू करेंगे। बीइंग एन ऑडिटर हम ये चेक करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं कि नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन दिखा रहे हैं कि नहीं, कहीं फॉल्सिफिकेशन इसमें तो नहीं है, कहीं मैनिपुलेशंस तो नहीं है। तो ये चीजें हम चेक करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स से असर्टेन करते हैं कि जो वैल्यू यहाँ डॉक्यूमेंट्स में दिख रही है, एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो वैल्यू दिख रही है या नहीं दिख रही है। हमने इंस्टॉलेशन चार्ज फॉर एग्जाम्पल लगाया, हमने लगाया तो वो वहां पे हमने एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंटेशन से क्लियर हो जाती, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जो एसेट की परचेज वैल्यू दिख रही होगी वही वहां पे लगाई है, यानी इंस्टॉलेशन चार्ज हमने नहीं लगाया है ना। तो हम एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या इसका इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगा था? अगर लगा था तो आपने अप्लाई क्यों नहीं किया, और नहीं लगा था तो इट्स ओके। तो ये चीजें हमें डॉक्यूमेंटेशन जब हम उनका चेक करते हैं, पेपर्स हम चेक करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन में आते हैं। फिर आती है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे हम कहेंगे कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो ये है कि ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन एक वैलिड क्वेश्चन बनता है कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है इन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो एक बहुत अच्छी सेइंग है, an auditor is not a valuer and yet he is intimately concerned with the proper valuation of the assets। वो वैल्यूअर का काम नहीं करता है, पर इंटीमेटली वो कंसर्न्ड है, वो गलती नहीं कर सकता है। उसे ये चेक करना है कि जो वैल्यूएशन हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अगर वैल्यूएशन सही तरीके से नहीं हुआ है तो, यानी अल्टीमेटली ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना कि वैल्यूएशन सही हुआ है या नहीं हुआ है। वो बच नहीं सकता है ये कह के कि वैल्यूअर कोई और था, हमने तो बस चेक किया है, उनके डॉक्यूमेंट्स देख लिए, पर वैल्यूएशन हमने नहीं किया है। यहां पे ऑडिटर बच नहीं पाएगा क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। Now, an auditor is not a valuer, but yet he is intimately concerned with the proper valuation of assets and liabilities. The auditor is not a valuer, but still he sees, वो देखता है, किस चीज को देखता है? To the fact of various assets and liabilities in the balance sheet are properly valued। ये देखता है कि जो assets and liabilities बैलेंस शीट में दिख रही है वो properly valued हैं या नहीं है, ठीक है। The auditor neither possesses essential knowledge about the rules of valuation nor he is experienced। ना तो उसके पास नॉलेज, हम कहें कि उसको 100% हर एक वैल्यूएशन की नॉलेज होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, पर he is still responsible for the work of valuation। फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए? जो वैल्यूएशन का वर्क हो रहा है उसके लिए। अब वो करेगा कैसे? वो ये काम करता है अपनी इंटेलिजेंस और एफिशिएंसी को 100% यूटिलाइज करके। वो ये देखता है कि ये जो वैल्यूएशन का काम हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसे डाउट होता है, सस्पिशन अराइज होता है, तो वो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस भी ले सकता है,
किसी एक्सपर्ट को बुला सकता है और उनसे भी एडवाइस ले सकता है कि ये जरा देख के बताइए। अगर खुद नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूएशन है और उसको डाउट अराइज ही हो गया है कि ये सही नहीं हुआ है, बट उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वैल्यूएशन किया कैसे जाए, चेक कैसे किया जाए कि वैल्यूएशन सही है या नहीं सही है, तो वो किसी एक्सपर्ट से भी एडवाइस ले सकता है कि ये वैल्यूएशन सही हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर इज नॉट द वैल्यूअर। ये मैंने आपको बता दिया कि ही इज नॉट द वैल्यूअर। तो वैल्यूअर है कौन? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैल्यूएशन कराने की। जैसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल की, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल चेक सिस्टम स्टैब्लिश करने की, वैसे ही मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैल्यूएशन की। तो यहां पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैल्यूएशन की, बट द ऑडिटर ड्यूटी हियर इज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ओरिजिनलिटी ऑफ द इवैल्यूएशन। कितना ऑथेंटिक वैल्यूएशन हुआ है, कितना ओरिजिनल है, मतलब गलत तो नहीं है, ठीक है। वो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आई? ये ऑडिटर की आ गई है। अब किसके बेसिस पे ये चेक करता है? उसके लिए वो बेसिस यूज करता है एक्सेप्टेड साइंटिफिक एंड कमर्शियल प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स दिए गए हैं उसके बिहाफ पे उनको बेस रख के वो चेक करता है कि ये चीज यहां पे फॉलो हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। फिर आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स ऑफ एक्सेप्टेड कमर्शियल प्रैक्टिसेस। यानी हम अगर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वैल्यूएशन किसके हिसाब से होगा? कुछ रूल्स होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यूएशन हो रहा है। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये चेक करना कि जो नॉर्म्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उनके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है। प्लस अगर ये वैल्यूएशन फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, यानी एक दिन हम कोई मेथड लगाते हैं, दूसरे ईयर हम कोई और मेथड लगाते हैं, 6 महीने हमने कोई मेथड यूज किया, नेक्स्ट 6 मंथ्स हमने कोई और मेथड यूज कर लिया, तो ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है यानी सस्पिशन अराइज हो गया, डाउट अराइज हो गया, यानी कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। और कुछ तो प्रॉब्लम है, तो यही प्रॉब्लम पता करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टेक्निकल पर्पस। अब अगर मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि इस मशीन का वैल्यूएशन, ये इसकी जो डेट दिख रही है, इसकी जो वैल्यू दिख रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सही दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इस पे सही तरीके से ये लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम किसी टेक्निकल पर्सन का असिस्टेंस भी ले सकते हैं। While valuing the assets, if any technical problem arises, the auditor should consult the technical person. ठीक है? Now next, examination of fairness of valuation. हम चेक करते हैं कि ये जो वैल्यूएशन हुआ है ये सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमने चेक किया और हमें लगता है कि नहीं, सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए, सारे नॉर्म्स फॉलो किए गए और उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूएशन हुआ है, तो हम क्या करते हैं? एक सर्टिफिकेशन देते हैं, यानी हम ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि हाँ वैल्यूएशन सही है, यू कैन ट्रस्ट दैट, ठीक है। तो यहां पे हम सर्टिफाई करते हैं कि वैल्यूएशन हैज बीन प्रॉपर्ली डन। फिर आते हैं नेक्स्ट, टू सी द डिसीजन ऑफ जजेस रिगार्डिंग द वैल्यूएशन। अब ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वेरियस जजमेंट्स पास हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन, या कुछ है ना क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स आए हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वैल्यूएशन को लेके, तो वो सारी चीजें चेक करना कि ये जजमेंट्स के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारा वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज चेक करना और ये चीज बताना कि उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आते हैं टू रिपोर्ट एवरी डाउट। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी सस्पिशन अराइज हो रहा है, तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेंशन करे कि यहां पे हमें डाउट अराइज हुआ है, ये चीज हमें सस्पिशियस लग रही है, वो सारी चीजें वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा विथ प्रूफ्स, ठीक। और नहीं करता है तो क्या होगा? मेरी मर्जी नहीं है बीइंग ऑडिटर, मैं ना करूं तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एक बार आपका वैल्यूएशन हो गया तो
अब आता है एक्चुअली सिर्फ ऑडिटर वाला काम, यानी वेरीफाई करना, जो चीज हुई है वैल्यूएशन में उसको वेरीफाई करना, उसको सर्टिफाई करना, वो हुआ एक ऑडिटर का काम। वेरिफिकेशन मीन्स प्रूविंग द ट्रूथ और गिविंग द कंफर्मेशन। ठीक है, वेरीफाई करने का मतलब होता है कि हम प्रूव कर रहे हैं, हम अटेस्टेशन दे रहे हैं कि ये जो चीजें दिख रही हैं ये सही है, हम एक कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही हैं, यू कैन रिलाई ऑन दिस, आई हैव चेक्ड, बीइंग ऑडिटर आई हैव चेक्ड, you can rely on this, I'm giving the confirmation, I'm certifying it. ठीक है, one of the most important duties of an connection of an audit of accounts is to verify the assets and liabilities appearing in the balance sheet. यानी हमें confirmation देना है, सबसे important duty ही मेरी ये होती है। अब हमने उस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और एक्चुअली वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो बुक्स में दिख रही हैं वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करी, खाली बुक्स में दिख रही हैं, इस चीज का भी हम ही कंफर्मेशन देते हैं। तो यहां पे आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज एक ऑडिटर चेक करता है कि, और उसी का कंफर्मेशन देता है कि ये जो एसेट्स हैं वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू दिख रही है, जो अमाउंट पे दिख रही है, वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, और ये भी कंफर्मेशन देता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी एसेट्स दिख रही हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट एंड ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर एनी डैमेजेस सफर्ड बाय द क्लाइंट इफ ही फेल्स इन हिज ड्यूटी। अब एसेट्स हमें दिख रही थी, ठीक है, उनमें से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही थी उसमें से आधी गायब हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और उसकी वजह से जो एसेट दिख रही थी उससे इंप्रेस होकर किसी क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे हो गया लॉस, तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? द ऑडिटर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी थी ये चेक करना, ये वेरीफाई करना कि एक्चुअली जो एसेट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। नाउ वेरिफिकेशन के ऊपर आते हैं, तो यहां पे क्या क्या चेक करना होगा। कंपेयरिंग द लेजर अकाउंट विद द बैलेंस शीट, जो लेजर्स में दिख रहा है वही अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, लेजर्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है या नहीं है। फिर वेरीफाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, एक्चुअली बैलेंस शीट डेट पे वो एसेट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर बैलेंस शीट में दिख रही है तो एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। ठीक है, फिर satisfying that they are free from any charge or mortgage, जो एसेट दिख रही है बैलेंस शीट में वो फ्री फ्रॉम चार्ज है, कहीं मॉर्गेज तो नहीं कर रखी, और कर रखी है तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। ठीक है, कि मॉर्गेज अगेन दिस एंड दिस, अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होनी चाहिए, अगर उस पे चार्ज है तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, और नहीं दिख रहा है तो ऑडिटर इसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि इसमें तो चार्ज दिख रहा है। ठीक है, तो यानी ये फ्री फ्रॉम एनी चार्ज नहीं है, ये मॉर्गेज है, तो ये चीज ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देगा। फिर आते हैं वेरीफाइंग द प्रॉपर वैल्यू, जो एसेट्स दिख रही हैं वो प्रॉपर वैल्यू पे दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। फिर जो एसेट्स ली गई हैं, ऐसा तो नहीं है बिजनेस के नाम पे लेके हम पर्सनल यूज कर रहे हैं उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आपने जो कैपिटल बिजनेस की है वो बिजनेस पर्पस के ही लिए लगनी चाहिए, ऐसी एसेट्स नहीं होनी चाहिए जो आप पर्सनल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी जो एसेट्स परचेज की गई हैं वो एकदम 110% बिजनेस के ही लिए यूज हो रही है या नहीं हो रही है। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वैल्यूएशन में भी हमें चेक करना था, वेरिफिकेशन में भी हमें चेक करना है, क्योंकि हम वेरीफाई करने जा रहे हैं तो ये चेक करेंगे कि एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं हमारी एसेट्स। फिर आते हैं सेकेंड वन, द करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एग्जिस्टेंस है, जिस दिन हमारी बैलेंस शीट बन रही है उस दिन हमारी जो एसेट है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि करेक्ट वैल्यू पे दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। दिख तो रही हैं पर वैल्यू ही गलत है। ठीक है, या तो हाइट पे दिख रही हैं या हमने बहुत ज्यादा लो पे दिखा रखा है, प्रॉफिट को वहीं पे एडजस्ट कर रखा है हमने, तो वैसा तो नहीं कर रखा है। तो यहां पे हमें देखना होगा कि करेक्ट वैल्यू डिपिक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं।
थर्ड, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज होना, यानी हमें जो बैलेंस शीट में एसेट दिख रही है उसकी ओनरशिप हमारे पास है या नहीं है। हमने दिखा तो रखा है बट उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं, ओनरशिप किसी और के पास है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, जिसकी ओनरशिप नहीं है, ठीक है, हो सकता है ओनर हम हैं, पोजीशन किसी और के पास है, ठीक है, तो ओनरशिप हमारे पास है, पोजीशन अब जैसे लीज पे हम देते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास पोजीशन है पर ओनरशिप नहीं है, कई बार हो सकता है कि हमारे पास ओनरशिप है पर पोजीशन नहीं है। तो ये चीज क्लैरिफाई करना कि भैया ये एसेट लीज पे ली गई थी, इसका पोजीशन हमारे पास अभी है पर ओनरशिप नहीं है, ठीक है, तो ये चीज डिपिक्ट करना ये भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडिटर सर्टिफाई करता है कि टाइटल किसके पास है। टाइटल अगर हम दिखा रहे मेरे पास है तो टाइटल एक्चुअली मेरे पास होना चाहिए, ठीक है, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं तो आप हम कहेंगे कि एक वैलिड टाइटल हमारे पास नहीं है, तो वैलिड टाइटल हमारे पास नहीं है यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है वो भी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑडिटर की बनती है। फिर आते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट्स, यानी पोजीशन किसके पास रहेगा। वही हमने बताया अभी कि अगर लीज पे है तो ऑब्वियसली पोजीशन हो सकता है, एसेट ओनरशिप हमारे पास है पर पोजीशन हमारे पास नहीं है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि पोजीशन हमारे पास है पर ओनरशिप हमारी नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लीज रेंट दे रहे होंगे, चीजें पे कर रहे होंगे, तो हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, क्या एग्रीमेंट्स हैं, उसको भी थोड़ा एनालिसिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑडिटर की बनती है। तो ओनरशिप एंड पोजीशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ओन्स एनी पर्टिकुलर एसेट बट डज नॉट पोजेसेस इट, ओनरशिप है पर पोजेस नहीं कर रही है, यानी हमने किसी और को दे रखा है, द एसेट विल नॉट बिलोंग टू फर्म, देयरफॉर ऑडिटर मस्ट क्लैरिफाई कि पोजीशन है किसके पास, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमें मिल क्या रहा है, हमने पोजीशन किसी और को दे रखा है यानी वो उसका यूज कर रहा होगा, यूज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हमें मिल क्या रहा है, और मिल रहा है तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस चीज को शो किया है या नहीं किया है, ये चीज चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑडिटर की। कंट्रोल ओवर फ्रॉड एंड एरर, अब कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं एरर तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बुक्स में हम कुछ और दिखा रहे हैं, एक्चुअली में वो चीजें हैं ही नहीं, गलत पिक्चर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं। With the help of verification, it is easily known whether there is fraud or irregularities. आपने अगर प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन आप कर रहे हैं तो आपको ये आराम से पता चल जाएगा कि फ्रॉड है या नहीं है, और फ्रॉड है तो डिपिक्ट करना है, ठीक है। फिर आते हैं मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रखा है, एक वैल्यू भी दिखा रखी है, पर मैथमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं है, सही अमाउंट पे दिखा रखा है, तो वो चीज चेक करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वेरीफाई कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। फिर फ्लोटिंग चार्जेस, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ फ्लोटिंग चार्जेस हैं उनको हमने प्रॉपर्ली शो किया है या नहीं किया है, उस चीज को भी दिखाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेंजेस इन एसेट्स, अगर हम चेंज कर रहे हैं यानी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन का जो तरीका है वही हमने चेंज कर दिया है, मेथड ऑफ कुछ वैल्यूएशन था उसी को चेंज कर दिया है, तो क्यों चेंज किया, डिप्रिसिएशन के मेथड के वैल्यूएशन में हमने चेंज कर दिया, तो क्यों किया, उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें डिपिक्ट करना, वो सारी चीजें हमें चेक करना और बताना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, अगर हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं तो उनको प्रॉपर समय पे हम राइट ऑफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम राइट ऑफ कर रहे हैं कि नहीं, और अभी कितनी दिख रही है और कितनी दिखनी चाहिए थी, ये सारी चीजें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनका हमने सही किया या नहीं किया, ये सारी चीजें भी चेक करना, ये वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑडिटर की होती है। नाउ कमिंग टू, अभी था आपका वैल्यूएशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स कैसे करते हैं, फिर आते हैं वेरिफिकेशन
आप जब एसेट्स का कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग फिक्स एसेट्स का होगा। अब आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, थोड़े से माइन्यूट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो 4 क्लासिफिकेशन है आपकी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक जिसको आप इन्वेंट्रीज भी कहते हैं, और डेटर्स। ठीक है, तो अब हम एक एक करके समझ लेते हैं कि अगर हमें वेरिफिकेशन जब हम कर रहे हैं तो क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। अगर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमने वैल्यूएशन किया होगा। वैल्यूएशन में हमने ये देखा होगा कि जो कैश है और पेटी कैश दिख रहा है उसको हमने फिजिकली वेरीफाई किया है या नहीं किया है, यानी काउंटिंग्स कराई है कि नहीं की कराई है। ठीक है, अब फिजिकली हमने अगर वेरीफाइड कराया है, ठीक है, तो यहां पे हमने ये चेक किया कि नहीं किया कि जो कैशियर है उनकी प्रेजेंस में कराएं, क्योंकि उनकी एब्सेंस में कराएंगे तो कहेंगे कि पहले तो था, मेरे सामने तो था, अब पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो उनके सामने होना चाहिए ये। फिर जो कैश इन हैंड है उसको बहुत प्रॉपरली चेक करना चाहिए कि वो एग्जैक्टली जो बुक्स में दिख रहा है वो उतना है या नहीं है। अब हम चेक करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर उनको पता है कि ऑडिटर आने वाला है तो वो उस दिन का कैश एकदम टैली कर देंगे, शायद अपनी पॉकेट से भी डालना हो तो वो कर लेंगे। तो हम इस चीज को, इस चोरी को हम कैसे पकड़ें? इस चोरी को अगर हमें पकड़ना है तो हम सरप्राइज चेक भी कर सकते हैं, यानी सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ कैश। ठीक है, आप सरप्राइजली उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी दिन उसको चेक कर सकते हैं। तो यानी अगर मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो वो आपके सामने तुरंत रिवील हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए हमारे टेम्पररी एडवांसेस हैं या पेमेंट्स हैं, ठीक है, टेम्पररी नेचर के हैं, हमने किसी को दे रखा है या किसी से ले रखा है, तो उसको हमने सस्पेंस अकाउंट में एक्सक्लूड किया है या नहीं किया है, क्योंकि हमने टेम्पररी बेसिस पे दिया है, कुछ दिन में वो आ जाएगा पैसा मेरे पास, तो हमने उसको एडजस्टमेंट प्रॉपरली किया है या नहीं किया है। फिर अगर आप कैश इन हैंड चेक कर रहे हैं तो हमेशा ये याद रखना होता है कि कैश इन हैंड हम एक सिटिंग में चेक करें। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा किया कल हम थोड़ा करेंगे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कल तक आप आएंगे तो वो मैनिपुलेशन कर चुके होंगे। तो इसीलिए अगर आप कैश इन हैंड चेक कर रहे हैं तो ये कैश इन हैंड 1 सिटिंग में चेक होना चाहिए। फिर आते हैं, अगर हमने टेम्पररी बेसिस पे किसी को पैसे दे रखे हैं, हमने एडवांस कर रखा है, तो उनकी एक स्लिप जनरेट की गई होगी, IOU। ठीक है, IOU के उससे हमने एक स्लिप जनरेट कर रखी होगी, स्टैंप्स होंगे। ठीक है, तो वो हमें चेक करना होगा कि टेम्पररी एडवांसेस जो हम दिखा रहे हैं वो एक्चुअली उतने हैं या नहीं है। उसमें भी अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज दिख रही हैं तो आप सामने वाले से, जिसको दिया गया है, उनसे आप क्या कह सकते हो, उनसे कह सकते हो कि आप हमें, है ना, सर्टिफिकेट जनरेट करके दीजिए कि इतने लोगों को आपने टेम्पररी एडवांसेस दे रखे हैं। तो वो एकदम लिखित में देगा कि हाँ हमने इतने दे रखे हैं। सामने वाली पार्टी से आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ इनने आपको एडवांसेस दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बहुत ज्यादा कैश है और एट द एंड ऑफ द ईयर है तो हम दिखाते हैं कि हमारे एम्प्लॉय के यहाँ पे शादी थी, हमने उसको दे दिया, एम्प्लॉय के यहाँ पे कुछ, है ना, लोन्स चाहिए थे, बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए था, हमने उसको दे रखा। वो टेम्पररी बेसिस पे दिया है, अभी अभी आ जाएगा मेरा पैसा। एक्चुअली दिया है या नहीं दिया है ये हम थर्ड पार्टी से, जब हमें रिटर्न में मिल गया, ये हमने इंडियन पार्टी को दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें। फिर आते हैं कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप कैश बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं, बट कैश अभी आप का जब जैसे ही गुड्स डिलीवर होता है तो सामने वाला जो डिलीवर करने गया है उसको वो कैश पेमेंट करता है। अब वो बंदा मान लीजिए आज नहीं आता है, वो नेक्स्ट डे आपके यहाँ आके या वीक में 2 दिन सबसे कलेक्ट करता रहता है और फिर वो आके आपको पैसे देता है। तो यानी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके पास वो आया नहीं है, वो पैसा अभी रिकॉर्ड कहां पे होगा? कैश इन ट्रांजिट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो कैश इन ट्रांजिट में जो रिकॉर्ड है वो एक्चुअली आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज चेक करना। कैश इन ट्रांजिट अगर है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे कि यानी आपने सामने वाले को गुड्स डिलीवर किए होंगे। ठीक है, तो रीसेंट डेट होगी। ठीक है, रीसेंट डेट होगी और सामने वाले पार्टी से भी कंफर्मेशन आया होगा कि हाँ आपको पैसा मैंने दे दिया है,
ठीक है, कोई मैसेज होगा, मेल होगा या डॉक्यूमेंट होगा कि हाँ पैसा मैंने सामने डिलीवरी बॉय को दे दिया है, अब वो पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। तो ऐसा कोई भी एविडेंस हमें देखना होगा कि कितना कैश इन ट्रांजिट है। फिर आते हैं कैरी आउट वेरिफिकेशन ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। ये एट द एंड भी हो सकता है, ड्यूरिंग द टाइम, दोनों टाइम करना चाहिए। यानी एट द एंड तो हमें 110% करना है, बट बीइंग ऑडिटर आपको ड्यूरिंग द ईयर भी आप चेक कर सकते हैं कि कैश प्रॉपरली है या नहीं है। ठीक है, वो आप फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये ऑडिटर को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली लास्ट डे हम बस चेक कर लिए, हम खुश हो गए कि कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है। लास्ट डे किसी को भी बैलेंस करना बहुत आसान है। ठीक है, हो सकता है पहले बहुत ज्यादा उन्होंने ना मैनिपुलेशंस किए हों, तो आप विद इन द ईयर भी आप जाके अचानक से सरप्राइज चेकिंग जिसको हम बोलते हैं वो कर सकते हैं। फिर अगर मान लेते हैं कि कैश हम अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा रख रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब हम 2-4 लाख का तो कैश हमारे ऐसे ही पड़ा रह रहा है, तो हम ये प्रैक्टिस बहुत सही तो है नहीं। ठीक है, उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो हम उनको इंसिस्ट करेंगे कि ये पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक, तो ये इंसिस्ट करना और ये चीज अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन करना कि अननेसेसरी, अगर उनका बिजनेस ही इतना लार्ज है कि उनको 4-5 लाख का मतलब कैश इन हैंड चाहिए होता है, तब तो ठीक है। अगर हमारा बिजनेस वैसा है नहीं कि हमें 4-5 लाख इन हैंड चाहिए, ठीक है, तो ये चीज हम अपने उनको भी एडवाइस करेंगे, प्लस अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन करेंगे कि अननेसेसरी कैश इन हैंड रखा जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक हम कैसे चेक करेंगे? अगर कैश एट बैंक आपको चेक करना है तो सबसे पहली चीज एक ऑडिटर जो चेक करता है वो होती है पासबुक, और फिर बैंक कॉलम जो हमने अपनी कैश बुक में मेंटेन कर रखा है उसको हम चेक करते हैं। यानी अपने लेजर को हम पासबुक से टैली करते हैं कि ये क्या शो कर रहे हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसको क्लेरिफाई हम कैसे करेंगे? जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वो एट द एंड ऑफ द ईयर हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर डिपिक्शन है या नहीं है। जो बैलेंस बैंक में दिख रहा है वही एक्चुअली लेजर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, द ऑडिटर शेल ऑल्सो केयरफुली वेरीफाई पोस्ट डेटेड चेक्स। अब ये पोस्ट डेटेड चेक्स क्या है? यानी हमें बाद में मिलने वाला है उनका पैसा। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा बाद में मिलना है, ईयर एंड में, मतलब न्यू ईयर जो हमारा है उसमें मिलना है, पर हमने रिकॉर्ड आज ही कर दिया, ऐसा तो नहीं। एक चीज हम और चेक करते हैं कि जो हमने चेक्स लिख दिए थे उनके पेमेंट्स आए या नहीं आए। ठीक है, मतलब सामने वाले ने चेक लिखा था, हमने उसको बैंक में हमने उससे पेमेंट रिसीव किया या नहीं किया, चेक हमने प्रेजेंट किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज भी हमें चेक करनी होती है। फिर अगर हमने लिखा है, ठीक है, तो उनका सामने वाली पार्टी ने पेमेंट ले लिया है या नहीं लिया है अभी तक, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर आते हैं, एक सर्टिफिकेशन हम लेते हैं बैंक से, सर्टिफिकेट ऑफ बैलेंस, जिससे ये अश्योर हो जाता है कि इस तारीख को हमारा ये बैलेंस चल रहा था और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी ये बैलेंस चल रहा था, ये टैली था। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन मिल जाने से क्या होता है कि हम अश्योर हो जाते हैं कि इस दिन तक का सारा बैलेंस क्लियर था। फिर आते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बनाती है, बैंक अकाउंट्स हैं उसके, तो हमें क्या हम एक बैंक अकाउंट से देख लिया, हमने वेरीफाई कर लिया तो हम सेटिस्फाई हो जाए? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जितने बैंक अकाउंट्स हैं आपको थोड़ा चेकिंग करनी होगी, सारे बैंक अकाउंट्स की, सारे ट्रांजैक्शंस की। अगर कुछ ऊपर नीचे आपको दिख रहा है तो आप पे सस्पिशन अराइज होना चाहिए, और अराइज होने पे आपको डिटेल चेकिंग करनी चाहिए कि ये पेमेंट्स आए कहां से हैं या आपने दिए कहां पे हैं। ठीक है, फिर आते हैं, अगर मान लीजिए हमने फिक्स अकाउंट भी मेंटेन कर रखा है, करंट अकाउंट भी मेंटेन कर रखा है, सेविंग अकाउंट भी मेंटेन कर रखा है, तो इन सबका हमें सर्टिफिकेशन चाहिए। कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं, सबका हमें स्टेटमेंट्स जनरेट कराने होंगे और सबको हमें चेक करना होगा अप टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट, हमें इसे वेरीफाई करना होगा। अब मान लेते हैं मेरी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तो फिक्स डिपॉजिट्स हमने कराई कब? ठीक है, डेट,
उसमें इंटरेस्ट कब ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिक्स डिपॉजिट अगर हम कहें डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई थी तो आया कि नहीं हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, या फिर हमने है ना फ्यूचर ईयर्स के लिए हमने फिर से फिक्स डिपॉजिट्स में री इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा हमने क्या किया है, ये सारी चीजें भी चेक करने का काम किसका होता है, ऑडिटर का होता है। फिर आते हैं ऑडिटर्स ड्यूटी इन वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। अगर स्टॉक है तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे? अगर स्टॉक है तो हम ये इवैल्यूएट करते हैं सबसे पहले कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। ये आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम, यानी जब आपके यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है तो वो कितने लेवल्स में क्रॉस होता है, यानी कितने लोग उसका डेटा मेंटेन करते हैं जब तक कि वो प्रोडक्शन में चला नहीं जाता, और प्रोडक्शन में भी जाने के बाद वो आपकी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होके फिनिश होके बाहर नहीं चला जाता, तो कहां कहां पे एंट्रीज हो रही हैं। जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग रहेगा उतना मैनिपुलेशन के चांसेस कम होते हैं। तो ये स्टॉक में हम जरूर वेरीफाई करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा स्ट्रांग है या नहीं है, और अगर स्ट्रांग है तो ठीक है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर स्ट्रांग नहीं है तो हर एक स्टेप पे हमें प्रॉपर इन डिटेल एनालिसिस करना बनता है बीइंग ऑडिटर, ठीक है। अब अगर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं? पहला हम चेक करते हैं कस्टडी, किस किस के पास कस्टडी जा रही है और कौन कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, क्योंकि अगर जिसके पास कस्टडी है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो मैनिपुलेशन के चांसेस है। कस्टडी कहीं और होनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई और प्रिपेयर करना चाहिए, यानी गुड्स उसके पास आए, उसने चेक किया, अब उसके पास से मूव ऑन कर जाने चाहिए, उसके पास दोनों चीजें यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कस्टडी दोनों नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। नाउ देयर मस्ट बी अ प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल टू गार्ड द स्टॉक from loss through pilferage, exposure to weather and other hazards. The storage of various items of inventory should be sound enough to protect the damages and deterioration. यानी जहां पे भी कस्टडी है, पहले तो जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके पास कस्टडी नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर कस्टडी जहां पे भी है, जिनके पास भी है, वहां पे लॉस ना हो, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल 100 या 1000 यूनिट्स रिकॉर्ड हुए हैं जब वो एंटर कर रहा था रॉ मटेरियल, अब हमारा स्टोरेज इतना बेकार था, हमारे जो रखने की हम कहें कि है ना तरीका था, मेथड था, वो इतना बेकार था कि यहाँ पे डैमेजेस हो गए। अब वो 1000 यूनिट्स की जगह ये 900 यूनिट्स है, तो 100 यूनिट्स का जो लॉस हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, ठीक है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, वो टैली कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे एंट्रेंस पे आपको 1000 यूनिट्स दिख रहा होगा, एक्चुअल में जब चेक करने जाओगे पिल्फरेज हो गया, डिटोरिएट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से अब 900 यूनिट्स दिख रहे हैं, यानी आप वेरीफाई कर सकते हो, बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कस्टडी सिस्टम हमें चेक करना होगा, रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे कि पीरियोडिकल मूवमेंट हो रहा है, जब जहां से गुड्स मूव हो रहे हैं, इनर फैक्ट्री में भी या आउटसाइड द फैक्ट्री भी, तो वहां पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। रिकॉर्ड हो रहा है तभी गुड्स बाहर जाना चाहिए, या अंदर भी आ रहा है तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग उसकी होनी चाहिए। फिर ऑथराइजेशन, जो बंदा ऑथराइज्ड है वही परचेज ऑर्डर लगाना चाहिए, वही सेल्स का ऑर्डर के लिए है ना अटेस्ट करना चाहिए कि हाँ अब ये सेल हो सकती है, उसको सेल्स का भी जो ऑर्डर आया है उसे ऑथराइज कर, बंदा ही हाँ बोलेगा तब जाके वो सेल होनी चाहिए। तो ऑथराइजेशन हम चेक करते हैं कि जो आ रहा है उसमें भी ऑथराइज्ड है कि नहीं, और जो जा रहा है उसमें भी ऑथराइज्ड है या नहीं है। फिर आते हैं हम इंश्योरेंस पे, अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो किन किन चीजों के अगेंस्ट इंश्योरेंस करा रखा है, फायर, थेफ्ट, किसी भी चीज, मतलब जिन जिन के अगेंस्ट हमने इंश्योरेंस करा रखा है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, हम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं समय पे, अगर हो गया ऐसा लॉस तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो क्लेम मिला तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया या नहीं किया, किस वैल्यू पे किया, लॉस का एडजस्टमेंट हमने कहां किया, ये सारी चीजें चेक करना, ये वेरीफाई करना ऑडिटर का काम। फिर आते हैं स्लो मूविंग स्टॉक, अगर आपका स्लो मूविंग स्टॉक है तो हमें ये देखना होगा कि जो अगर हम खराब हो गया है, ठीक है, अब उतना डिफेक्टिव हो गया है तो वो हमने उसको सेल कर दिया, उसके आगे लिए हमने प्रोविजन क्या बनाया है, क्या सोचा है, वो उसको ऐसे ही खराब होने देंगे?
हमने जो भी उसका आगे का ट्रीटमेंट किया है उस चीज को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एक बिजनेस ने उसका क्या ट्रीटमेंट किया है और ट्रीटमेंट जो भी किया है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। फिर आते हैं एग्जामिन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉक। जो एग्जिस्टेंस में स्टॉक है उनको एग्जामिन करना, ये फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू भी हो सकता है, चेक करने के थ्रू भी हो सकता है कि जो दिख रहे हैं, जो वैरायटी दिख रही है या हम कहें जो क्वालिटी दिख रही है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और काउंटिंग तो हम देख ही लेते हैं। फिर आते हैं वेरीफाई स्टॉक रिकॉर्ड। अब स्टॉक रिकॉर्ड में हमने फिजिकल देखा, अब स्टॉक रिकॉर्ड में हम देखेंगे कि उतना ही रिकॉर्ड्स में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर वैल्यूएशन में देखते हैं, अगर स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उस पर रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। और ये बोलता कौन है हमें, ये हमें प्रिंसिपल या हम कहें ये चीज हमें कहां से आई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें ये प्रिंसिपल दिया हुआ है कि आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए आपकी स्टॉक इन ट्रेड की, वो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उस पर डिपेक्ट होनी चाहिए। तो वो हो रही है या नहीं हो रही है, वैल्यूएशन हमने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। फिर आते हैं सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स का हमने क्या ट्रीटमेंट किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिख रहे हैं और एक्चुअली वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या जबरदस्ती के डेटर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा एक्यूरेसी ऑफ अमाउंट ऑफ बुक डेब्ट्स एंड डेटर्स। एक्यूरेसी कैसे चेक होगी, एक्यूरेसी ऐसे चेक होगी कि हम जो लिस्ट ऑफ डेटर्स है उनको ले लें और फिर जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उससे सर्टिफिकेशन ले ले कि यही डेटर्स है ना आपके, वो बोलेगा हाँ सर। अब यही उनने हाँ सर जैसे ही बोला, हम थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लेते हैं, उन डेटर्स से कांटेक्ट कर लेते कि तुम यहाँ के डेटर हो, वो बता देगा हाँ है या नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे सेल्स लेजर में दिख रहा है वो एक्चुअली बैलेंस शीट में वही उतने ही डेटर्स खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, अमाउंट्स टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वैलिडिटी चेक करना है तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं डेटर से, यानी उसे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन हम कहते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स की, यानी एक डेटर उठाया, कोई सा भी एक डेटर उठाया, उसकी थॉरो चेकिंग कर ली कि कितनी बार ये परचेज करते हैं, कितनी बार सेल करते हैं, क्या इनको टाइम पीरियड हम देते हैं, हमें पैसा कब तक मिल जाता है, बैड डेट्स कितनी बार होते हैं, बैड डेट्स हो रहे हैं उसके बाद भी हम उनको सेल कर रहे हैं तो ये तो बड़ी गलत बात है ना। तो ये सारी चीजें बैड डेट्स रिकवर करने के लिए हमने क्या क्या किया, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि उनसे कोई क्वेरी की गई है, उनसे कोई कंफर्मेशन लिया गया है तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं। फिर हम थॉरोली इंटरनल चेक सिस्टम तो हम देखेंगे, वो हर चीज में देखना होता है। और फिर मटीरियलिटी देखते हैं कि एक्चुअली ये बुक्स में ही डेटर्स दिख रहे हैं कि मटीरियली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और एक और चीज हम मटीरियलिटी में देखते हैं कि ये उतने इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। बहुत नॉमिनल अमाउंट के डेटर्स हमने खड़े कर रखे हैं तो मटीरियलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत नॉमिनल हो सकता है, हमने बस नाम से 50 रुपए, 100 रुपए, 5,000 रुपए, हमने 10-12 करोड़ का बिजनेस है, 5,000 का डेटर एक खड़ा कर रखा है। अब वो कब 5,000 का 50,000 हम कर देंगे तो इसमें डाउट अराइज हो जाएगा। तो हमने चेक करना है कि कितने मटीरियल हैं हमारे डेटर्स। अब अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट किए हैं जिसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं थर्ड पार्टी का, डायरेक्ट कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो डायरेक्ट कंफर्मेशन लेने के लिए क्या करना होगा, हमें यह देखना होगा कि थर्ड पार्टी से हम ले रहे हैं तो वो पार्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, करती है तभी वो कंफर्मेशन दे पाएगी। अगर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है यानी वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें ये देखना होगा। अभी कंफर्मेशन हमें कब तक चाहिए, वो साल भर में कंफर्म करके देते हैं तो चलेगा नहीं, विद इन द टाइम पीरियड उन्हें कंफर्मेशन देना है, यानी हमने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया होगा, हमने 15 डेज का टाइम दिया होगा, उसके अंदर उन्हें कंफर्म करके बताना होगा कि हाँ यही बैलेंसेस शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे डेटर्स हैं, ठीक है,
तो हम सिलेक्टिव डेटर्स को दें, जो बड़े बड़े अमाउंट के डेटर्स दिख रहे हैं उनको दें। अगर बहुत डेटर्स का अमाउंट हम कहें 10, 15, 20, 50 इतने ही डेटर्स हैं तो हम उनको सबको हम है ना थर्ड पार्टी कंफर्मेशन के लिए लेटर भेज सकते हैं। बट अगर बहुत लार्ज अमाउंट में है तो हम सिलेक्टिव, जो हमें स्ट्रॉन्ग पार्टीज लग रही हैं, हम उनको थर्ड पार्टी कंफर्मेशन के लिए लेटर देंगे, वरना हम नहीं देंगे। और उसमें भी हम आप क्या कह सकते हैं कि हम एट रैंडम हम चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में, एट रैंडम भी आप चूज कर सकते हो कि किन किन लेटर्स को आपको थर्ड पार्टी कंफर्मेशन के लिए आपको लेटर भेजना है। ठीक है, फिर ये लेटर भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये लेटर भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जनरेट करा दिया और इन पार्टी को भेजना है आपने बता दिया, पर भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। अब ये मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी सही से या नहीं करी? अगर करी तो एक तो जो डाउट या सस्पिशन अराइज हुआ था उसका लेवल थोड़ा कम हुआ होगा। ठीक है, फिर भी आपका जब कंफर्मेशन आ जाएगा तो आप थॉरोली चेक करोगे। बट अगर नहीं करी तो डाउट एंड सस्पिशन और हाई लेवल पे चला जाएगा। तब तो आपको, अगर वो नहीं करके दे रहे तो आप खुद ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लो, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन आप खुद ही ले सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अब जो रिप्लाईज आए हैं। ठीक, तो रिप्लाईज में बैलेंसेस आए होंगे। ठीक, वो बैलेंसेस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आपको कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है तो एक डाउट ही अराइज हो गया कि कुछ तो फ्रॉड हो रहा है, और कुछ तो फ्रॉड हो रहा है तो ये पता करना किसका काम है? ये पता करना ऑडिटर का काम है। फिर आते हैं कलेक्टेबिलिटी एंड कलेक्शन ऑफ बुक डेट्स। अब हम कलेक्ट करने का क्या टाइम पीरियड है, कितने कितने दिन का क्रेडिट दे रखा है। किसी को हमने 30 डेज का दिया होगा, किसी को 30 to 60 डेज, किसी को 60 to 90 और किसी को 120 डेज। ठीक है, तो हमने क्या कलेक्टिव टाइम दिया और उसके उस टाइम पीरियड में हम कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं। बैड डेट्स जो है हम उसके हिसाब से हम बना रहे हैं, प्रोविजन भी बना रहे हैं तो उस हिसाब से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। प्रोविजन हर बार हम प्रॉपर एस्टिमेशन के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीजें भी हमें चेक करनी होती है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस वायलेशन ऑफ क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट पीरियड जो है उसका कंटिन्यूअस वायलेशन हो रहा है, तो ये बात नोटिस करने की है कि भैया जब वो देता ही नहीं है पैसे समय पे तो बार बार आप उसको क्रेडिट दे क्यों रहे हो। ठीक है, एक डाउट अराइज हुआ। फिर है अगर ओल्ड डेट्स रिमेन अनपेड, पुराने डेट्स अभी मिले नहीं है पर हमने और उसको उधार दे दिया, क्यों भैया? तुम्हारा रिश्तेदार है। ठीक है, स्टॉपिंग ऑफ द पेमेंट आफ्टर विड्रॉवल ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी हम अब स्टॉप कर दी है बट फिर भी अभी हमें पेमेंट्स नहीं मिले हैं, तो क्यों नहीं मिले हैं? इंसॉल्वेंसी हो गई, डिजीज हो गई, डेथ हो गई डेटर की, तो कितनों की डेथ हो गई? हमने लगातार दिखा रखा है मेरे 50 डेटर हैं, उनमें से हमने 20 को तो दिखा रखा है या तो इंसॉल्वेंट हो गया या डिजीज हो गई या डेथ हो गई, इतनों कितनों की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन लेना थर्ड पार्टी से। ठीक है, फिर क्लोजर ऑफ डेटर्स बिजनेस इन और हिज डिसअपीयरेंस, हमने कहा कि भैया डेटर था अब उसने अपना बिजनेस बंद करके भाग गया है या फिर गायब हो गया है, तो ये ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, आपने क्रेडिट दे रहे थे इतना खुला, मतलब आराम से आप है ना क्रेडिट बांट रहे थे, तो आपने कंफर्मेशन नहीं लिया था, उसका क्रेडिटेबिलिटी नहीं चेक करी थी, क्यों नहीं करी थी? ये चीज देखना। टाइम बाउंड डेट्स हो गए तो उनके लिए हमने क्या किया, यानी टाइम बीत चुका है, अब हम रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि लिटिगेशंस करने होते हैं, वो हमने किए कि नहीं किए, कुछ नोटिस पीरियड होता है, नोटिस सर्व करना होता है, वो सब हमने किया। मतलब रिकवर करने के लिए हमने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या स्टेप्स किए हैं, वो चीज चेक करना। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ ओल्ड डेट्स टू कंपनीज लॉयर टू फाइल, अगर हमारे पुराने डेट्स हैं अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं तो सूट फाइल किया कि नहीं किया, और सूट फाइल किया तो उसकी रिकवरी हुई कि नहीं, और रिकवरी हो गई तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया कि नहीं किया। ठीक है, फाइनली इन केस ऑफ राइटिंग डाउन एनी बैड डेट्स और अलाउइंग एक्सेसिव डिस्काउंट, अब मान लेते हैं कि हमारे बैड डेट्स हो रहे हैं फिर भी हम उसको एक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्यों भाई? रिश्तेदार है क्या? तो इसीलिए हम चेक करते हैं कि अगर हम एक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं तो ऐसा क्या है हमारा इंटरेस्ट उस पार्टी में कि हम उसको एक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, एक्सेसिव रिबेट्स दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, जो हमारी बिजनेस की एक्चुअल पॉलिसी है नहीं। फिर अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान में देखना है कि जितने भी पेमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली एट द एंड ऑफ द ईयर, उनको अकाउंट किया है कि नहीं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन किया है या नहीं किया है। ठीक है,
अब जो डेटर्स हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने पे किया है, बट ऐसा तो नहीं कि क्रेडिट ही नहीं किया है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट ही करना भूल गए हैं। फिर देखते हैं कि जो प्रोविजंस हमने बनाए थे कि बैड डेट्स हैं, अब उनसे अगर हमने रिकवर कर लिया है तो बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं, तो हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है या नहीं किया है, जो एडजस्टमेंट होना चाहिए था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ट्रीटमेंट्स एडजस्टमेंट्स हमने किए हैं या नहीं किए हैं। और फिर एट लास्ट वी कम कि बैलेंस शीट में हमने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है हर एक चीज या नहीं किया है। जैसे अगर हम कहें कंपनीज हैं तो उन्हें शेड्यूल 3 फॉलो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स दिए गए हैं डेटर के वो फॉलो किए हैं, उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीजें चेक करना, वेरीफाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो हियर वी एंड दिस सेशन, the end of third unit। ठीक है, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस सेशन का जो पीडीएफ है ये हमारी ऐप पे जाएंगे आप, प्ले स्टोर से लिल्हा एजुकेशन सेंटर आप टाइप करेंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमारे ये पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे, आप विजिट करके पीडीएफ्स भी ले सकते हैं। So till then, bye bye and take care. Stay tuned with us for more such exhaustive revision sessions. Till then, bye bye and take care.